जी कासम, इस लेक्चर में हम कैपेसिटेंस को का रिव्यू सेशन देंगे आपको। और इसमें सारी चीज़ें जो है हम क्विकली रिवाइज करेंगे। कैपेसिटर बेसिकली एक डिवाइस है जो आपके पास एनर्जी स्टोर करती है। और ये इसका सिंबल है। ये टू मेटल प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स हैं, और के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। और अगर आपके पास इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा इस तरफ से होता है। इस प्लेट पे आके जो चार्ज होता है वो नेगेटिव हो जाता है, और इस प्लेट से जो है वो पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर आते हैं और यहाँ से ऊपर जाते हैं। सो ये उस वक्त तक मामला चलता रहता है जब तक जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है, यहाँ पे वोल्टेज डेवलप होती है ड्यू टू दीज टू चार्जेस, ड्यू टू द पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। एंड व्हेन दिस वोल्टेज इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द बैटरी, लेट्स से ये आपके पास ई है, तो फिर आपके पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाता है। सो जब आपके पास प्लेट्स पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आता है, दोनों प्लेट्स पे, इस पे नेगेटिव क्यू है और इस पे पॉजिटिव क्यू है, सो टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर जो है वो हमेशा आपके पास जीरो होता है। इसलिए कैपेसिटर जो है वो आपके पास चार्ज स्टोर नहीं करता। पहले भी प्लेट्स न्यूट्रल थी, अब भी दोनों प्लेट्स पे टोटल चार्ज जीरो है, इसलिए कैपेसिटर चार्ज स्टोर नहीं करता। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट करने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ता है। इसलिए कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी है। सो कैपेसिटर स्टोर्स पोटेंशियल एनर्जी, बट कैपेसिटर डजंट स्टोर चार्ज। तो इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से अब यहाँ पे जो है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। और चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का जो रिलेशनशिप है, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जितना क्यू ज़्यादा होगा वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। सो क्यू इज इक्वल टू सी वी, वेयर सी इज कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस को डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे रेशियो ऑफ द चार्ज ऑन वन प्लेट टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स। क्यू सी की यूनिट होती है फेरेड। और फेरेड को डिफाइन करने के लिए हम कहेंगे कूलम पर वोल्ट। तो एग्जाम में अगर आपके पास फेरेड आएगा तो उसको कूलम पर वोल्ट कहेंगे। अगर आपको कैपेसिटेंस आएगा तो चार्ज ऑन वन प्लेट टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट। सो अगर आपके पास माइक्रो फेरेड है तो आपको, ये इसका मतलब है 10 टू द पावर 6 फेरेड है। नैनो फेरेड है तो इसका मतलब है 10 टू द पावर -9 फेरेड है, एंड सो ऑन। सो Q इज इक्वल टू सी वी के तहत हम ये देख सकते हैं कि Q, और अगर V का ग्राफ बनाएं तो दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन, और इसका ग्रेडियंट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू C। अब दूसरी बात कि अगर आपके पास कैपेसिटर्स को आप सीरीज में लगाओगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाओगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा ओवरऑल कैपेसिटेंस पे। अगर आपके पास ये तीन कैपेसिटर लगाए हुए हैं, C1, C2, C3, और हम देखना चाह रहे हैं कि इन दो पॉइंट्स पे ए और बी के बीच में टोटल कैपेसिटेंस किसकी इक्वल है, तो जब आपके पास कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो ये याद रखना बेटा कि हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस फर्क होता है। यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आया, यहाँ पे इस प्लेट पे आपके पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, और उतने ही मैग्नीट्यूड का यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे उतने ही मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, और यहाँ उतने ही प्लेट्स उतना ही पॉजिटिव चार्ज, एंड सो ऑन। तो चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज सेम, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस Q इज इक्वल टू सी वी के तहत वी कैन से कि कैपेसिटेंस चूंकि फ़र्क है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज इक्वल टू Q/C। तो चार्ज सेम है, बट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो, सॉरी, कैपेसिटेंस का फ़र्क है, इसलिए हम कहेंगे पोटेंशियल जो है वो इस केस में फ़र्क है। तो जो बड़ी वैल्यू का कैपेसिटर होगा उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, जो छोटी वैल्यू का कैपेसिटर होगा उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। सो लेट्स से बेटा यहाँ V1, V2, V3 ये पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं। सो द टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी, हम ये कहेंगे कि इन ए क्लोज लूप किरचॉफ सेकंड लॉ के तहत हम कहेंगे कि E इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सो V1 इज इक्वल टू, बता सकते हैं आप जल्दी जल्दी।
E Q is equal to minus CV. V2 minus So V. now V1 is Q by C1 प्लस V2 इज Q by C2। हर एक के ऊपर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। इसको हमने कहा है पॉजिटिव Q माइनस Q, पॉजिटिव Q एंड सो ऑन। सो Q by C2, V3 is Q by C3, दिस इज E। सो यहाँ से Q कॉमन ले लूँ, Q इज इक्वल टू E इज EMF ओवर हेयर। सो Q by E by Q is 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। So E by Q is 1 over C equivalent. Q by E is C, so E by Q is 1 over C, that is 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3. So overall capacitance will decrease, and the equivalent capacitance between these 2 points will be the smaller than the least capacitance out of these 3 capacitors. So beta, if you have only 2 capacitors, then you can use this shortcut. If you have only 2 capacitance, then it would be 1 over C1 plus 1 over C2. And if you take LCM C1, C2, that would be C2 plus C1, that is 1 over C equivalent. So अगर आप रेसिप्रोकल कर लें दोनों साइडों को, तो that is C1 C2 over C1 plus C2. This is important formula, that is product over sum. So let's say if you have these 3 capacitors, that is 2 microfarad, 6 microfarad, and 8 microfarad. What is the total capacitance between these 2 points A and B? Then the total capacitance will be 1 over C equivalent, or total 1 by 2 plus 1 by 6 plus 1 by 8. So हाँ जी। यू विल टेक एलसीएम, और उसके बाद आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। देन सी इक्विवेलेंट के लिए इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, एंड दैट विल बी द स्मॉलर देन दिस 2 माइक्रोफेरेड। सो इसका आंसर जो आएगा, ये सबसे जो लीस्ट कैपेसिटेंस है उससे कम आएगा। सो बेटा, अगर उसके बाद हम बात करते हैं, अगर कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाते हैं तो फिर क्या होगा। अगर आपके पास 3 की एग्जांपल ही कर लेते हैं, पैरेलल कम्बिनेशन आपको पता है रेजिस्टर्स से आप देखते आ रहे हैं। दिस इज C1, C2, C3, 3 डिफरेंट कैपेसिटेंसेस के कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। सो हमने देखना चाह रहे हैं कि इन 2 पॉइंट्स के बीच में टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी। ये तीनों कैपेसिटेंस से आपस में ओवरऑल कैपेसिटेंस कैसा बनाएंगे। तो बेटा, अगर आप इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को देखो, तो इस पॉइंट पे आके यहाँ पे देर आर थ्री थ्री पाथ्स। कुछ ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस रास्ते पे, और कुछ इस रास्ते पे जाएंगे, कुछ इस रास्ते पे जाएंगे। सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज 3 कैपेसिटर्स विल बी सेम, V is same. So you know Q is equal to CV. If V is same but C's are different, so Q is different. बेटा, जो बड़ी वैल्यू का कैपेसिटर होगा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C ओवर एयर। जो बड़ी वैल्यू का कैपेसिटर होगा उसके क्रॉस जो चार्ज होगा वो ज्यादा होगा। सो हम ये कहेंगे कि लेट से इसके क्रॉस चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 है, इसका चार्ज Q3 है। सो द टोटल चार्ज जो बैटरी से डिलीवर हुआ है इसको, वो आपके पास इस पॉइंट पे 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप किरचॉफ का फर्स्ट लॉ इस्तेमाल करें, यू कैन से दैट टोटल चार्ज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, Q1, Q2 प्लस Q3। सो Q इज इक्वल टू CV। Q1 इज C1V, V is the potential difference across these 3 capacitors, और Q2 is C2V, Q3 is C3V। This charge Q is total charge, so यहाँ से V कॉमन ले लें और V को उठा के दे लें, so that will be C1 plus C2 plus C3। What is Q by V? Q is the total charge and V is the potential difference, so Q by V is C equivalent or C total, that is C1 plus C2 प्लस C3। सो टोटल कैपेसिटेंस जो है आपकी इंक्रीज होगी अगर आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाएंगे।
इसके बाद अगर इसमें आपके पास फॉर एग्जांपल सीरीज और पैरेलल का मिक्सचर है, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप टोटल कैपेसिटेंस निकाल लें, लेट्स से ये आपके पास जो है 4 माइक्रोफेरेड, ये भी 4 माइक्रोफेरेड है लेट्स से, और ये आपके पास है 8 माइक्रोफेरेड। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स ए एंड बी? बेटा दिस, ये कैपेसिटर्स दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, इनका सबसे पहले इनका जो रिजल्ट निकालोगे तो 4 और 4 पैरेलल में ऐड होते हैं, तो इससे इन दोनों का जो सम है वो आपके पास 8 होगा। और इस सर्किट को हम अगर सिंप्लीफाई कर देंगे तो फिर आपके पास इन दोनों का सम आपके पास 8 माइक्रोफेरेड, ये भी 8 माइक्रोफेरेड है। अब आपके पास इन दो पॉइंट्स के बीच में, ये दोनों पैरेलल में, सॉरी सीरीज में, और सीरीज में दो कैपेसिटर लगे हों, तो प्रोडक्ट और सम दोनों इक्वल वैल्यूज के लगे हों तो फिर आपके पास हाफ हो जाता है। सो ये आपके पास 4 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। तो ये तीनों कैपेसिटर्स मिलके एक इस कैपेसिटर 4 माइक्रोफेरेड जितना काम कर रहे हैं। अगर आप 4 माइक्रोफेरेड इन दो पॉइंट्स के बीच में लगा देंगे तो सर्किट की जो फंक्शन होगी वो सेम होगी। ठीक है। और अगर आपको कहा जाए कि आपके पास ये 12 वोल्ट की बैटरी थी, टोटल चार्ज बाय द बैटरी निकालें, क्वेश्चन इज टोटल चार्ज, तो फिर आपको पता है कि Q इज इक्वल टू सी वी के तहत Q इज टोटल चार्ज, तो सी इक्विवेलेंट और टोटल मल्टीप्लाई बाय द ईएमएफ इस्तेमाल करेंगे बैटरी की। तो आपके पास सी इक्विवेलेंट इज 4 माइक्रोफेरेड टाइम 12, सो Q total will be 48 माइक्रोकूलम, और 48 टाइम 10 पावर माइनस 6 कूलम, और 4.8 टाइम 10 पावर माइनस 5 कूलम। दिस इज टोटल चार्ज। तो अगला क्वेश्चन आ सकता है कि जी चार्ज अक्रॉस ईच ऑफ दीज टू कैपेसिटर्स, इसके अक्रॉस चार्ज कितना होगा? जो कैपेसिटर आपके पास बैटरी के साथ सीधा सीरीज में लगा हुआ है जैसे ये है, तो इसके अक्रॉस वही टोटल चार्ज होता है। यहाँ पे आपको बेटा पता है कि यहाँ पे आके चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है दो रास्तों में, इस कैपेसिटर के क्रॉस और इसके क्रॉस, फिर यहाँ से दोबारा कंबाइन हो जाता है, और इसके क्रॉस चार्ज जो है वो टोटल चार्ज ही होता है। सो अगर आपको ये कहा जाए कि हर एक कैपेसिटर का चार्ज निकालें तो बेटा आप क्या करेंगे, इसके क्रॉस चार्ज जो है वो 48 माइक्रोकूलम भी है, इसका चार्ज 48 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। ये बेसिकली दोनों इक्वल कैपेसिटर्स, इक्वल वैल्यू के कैपेसिटर्स हैं। सो ऊपर जो है वो 24 माइक्रोकूलम होगा, और नीचे इसके क्रॉस भी 24 माइक्रोकूलम। और बेटा अगर ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज के लगे हों, फिर आप क्या करोगे, इस कैपेसिटर के क्रॉस आपको चार्ज पता है तो इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल देंगे, Q इज इक्वल टू सी वी के तहत। सो वोल्टेज विल बी, वोल्टेज इज Q बाई सी, इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल देंगे, Q इज 48 डिवाइड बाई सी। तो 48 भी माइक्रो में है और सी भी माइक्रो में है, तो ये आपके पास होगा कितना होता है, 6 वोल्ट आपके पास आंसर होगा। 6 वोल्ट बेटा आपके पास इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, दूसरे इन दोनों के क्रॉस कितनी होगी, वो भी 6 ही होगी। ठीक है। सो हाँ जी। इन कैपेसिटेंस के क्रॉस 6 वोल्ट होगी, और 6 वोल्ट के तहत आप यूज करते हुए यू कैन फाइंड देयर वोल्टेज, यू नो देयर वोल्टेज। तो वोल्टेज आपको पता है, हर एक की कैपेसिटेंस पता है, तो हर एक के क्रॉस चार्ज फाइंड कर सकते हैं। सो इस तरीके से मैंने आपको एक एग्जांपल बताई कि कैसे इसको किया जाता है। फिर उसके बाद बेटा आपके पास जो है कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हम देखें कि वो किस तरह होगी। डिस्चार्जिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपने कैपेसिटर को चार्ज करना है थ्रू रेजिस्टर तो उसका ग्राफ कैसा होगा। अब आपके पास ये बेटा बैटरी है और सेल है, और इस रेजिस्टर के तहत आर के तहत आप इस कैपेसिटर को चार्ज करना चाह रहे हो। जैसे ही आप स्विच को क्लोज करोगे बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा, और इस कैपेसिटर के क्रॉस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनता जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर होगा। सो अगर आपके पास ये वोल्टेज, इसको V नॉट का नाम दे दें,
तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर जो है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज होगी। और जो है एक वक्त आएगा कि ये वोल्टेज इस जब इस वोल्टेज की इक्वल हो जाएगी तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएगा, फिर करंट जीरो हो जाएगा। सो जो ये वी होता है ये आपके पास टाइम के साथ साथ इस तरह इसका ग्राफ होगा। ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा और एक टाइम के बाद, इन्फिनिट टाइम के बाद इसकी वैल्यू वी नॉट को अप्रोच कर जाएगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी कैपेसिटेंस अगर सी है तो टाइम कांस्टेंट किसको कहते हैं? टाइम कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी, और इसकी यूनिट आपके पास सेकंड में है। ये इंपॉर्टेंट बात है। आर अगर आप ओम में इस्तेमाल करें और सी जो है वो फेरेड में इस्तेमाल करें तो आर और सी का जो प्रोडक्ट होगा वो आपके पास सेकंड में आएगा। यू कैन प्रूव दैट। इसी स्टाइल से बेटा आपके पास जो दिस इज वोल्टेज टाइम ग्राफ और चार्ज का ग्राफ भी इसी स्टाइल में वेरी होगा। चार्ज अक्रॉस दिस कैपेसिटर जो है वो टाइम के साथ साथ इसी तरीके से इंक्रीज होता जाएगा और एक टाइम के बाद ये मैक्सिमम चार्ज होगा। लेकिन बेटा करंट जो है इस सर्किट में शुरू में जब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज जीरो है तो उस सूरत में जो है वो इस सर्किट में से करंट मैक्सिमम है। और जैसे इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज डेवलप होना शुरू हो जाती है तो ये इसको अपोज करता है। ओवरऑल जो है आपके पास करंट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती रहती है और करंट का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह होगा। दिस इज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, सॉरी चार्जिंग। अगर आप एक चार्ज कैपेसिटर आपके पास और उसको डिस्चार्ज करना चाह रहे हो इसी सर्किट में, अगर हम ऊपर वाले ग्राफ में हम सॉरी सर्किट में आपने इसको यहाँ से चार्ज कर लिया और इस पॉइंट को बेटा हम उठा के एक आगे एक और सर्किट लगा देते हैं यहाँ पे। ये रजिस्टर है। इस स्विच को बेटा पॉइंट ए को अगर आप बी के साथ लगाएंगे तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, और ए को उठा के सी के साथ लगाएंगे तो फिर यही कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा थ्रू दिस रजिस्टर। मतलब कहने का है कि इस पॉइंट को अगर आप डिस्कनेक्ट करके यहाँ पे लगा देते हैं तो आपका जो चार्ज कैपेसिटर था, ये कैपेसिटर इस रजिस्टर को एनर्जी सप्लाई करेगा और ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरह होंगे। और इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा, इसके क्रॉस चार्ज कम होता जाएगा और इवेंचुअली ये कैपेसिटर जो है वो एक वक्त के बाद जो है इसके क्रॉस जो चार्ज है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर हम ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर का देखना चाह रहे हैं कि कैपेसिटर का जो है वो चार्ज कैसे वेरी हो रहा है, उसकी इक्वेशन कैसी है और उसका जो है ग्राफ कैसा है, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट कि उसको प्लॉट करना आपको आना चाहिए और उसका एक्सप्रेशन भी। लेट्स से बेटा आपके पास कैपेसिटर जो था वो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट थी। ये कैपेसिटर फुली चार्ज था और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट थी। अब हम टाइम के साथ देखना चाह रहे हैं कि वी कैसे वेरी हो रहा है। आपको पता है वी टाइम के साथ साथ डिक्रीज होगा और इसका एक्सप्रेशन जो है वो ये होगा वी नॉट ई पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। दिस इज द एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस दिस कैपेसिटर एट एनी टाइम। ये नेगेटिव साइन शो कर रहे हैं कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी वो वक्त के साथ साथ डिक्रीज होगा और उसका डिक्रीज होने का रेट जो है वो आर और सी की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अगर आप आर और सी की वैल्यू को इंक्रीज कर दोगे तो फिर आप स्लोली डिस्चार्ज होगा, और अगर आप आर और सी की वैल्यू को कम कर दोगे तो ये जो है आपके पास जल्दी डिस्चार्ज होगा। इसको अगर आप ग्राफिकली देखना चाहो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कि यहाँ पे आपके पास टी है एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर वो इस तरह एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। दिस इज वी नॉट एंड द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर ये इस एक्सिस को जाके इन्फिनिट टाइम पे टच करेगा। इससे आपने इसको इसके पैरेलल शो करना है। अगर आपने इसका सर आर और सी की वैल्यू बेटा ज़्यादा कर दी है तो फिर ये आपके पास स्लो डिस्चार्ज होगा। मोर आर सी, यस यू कैन आस्क। ऊपर जो वी नॉट का ग्राफ है वो किसके लिए था जिसमें वो ऊपर जा रहा था? वो चार्जिंग के दौरान था, ये डिस्चार्जिंग के दौरान। ओके सर। और सर ये फॉर्मूला में आप एक दफा फिर से रिपीट कर देंगे ये, हाँ, क्या क्या चीजें किस चीज के लिए बेटा स्टैंड ये करती टी हैं? टाइम है, आर रेजिस्टेंस है
सी कैपेसिटेंस है, और जे टाइम को अगर आप सेकंड में देख रहे हो तो आर आपके पास ओम में होना चाहिए, सी आपके पास फेरेड में होना चाहिए, फिर आपके पास टाइम सेकंड में होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपसे ओके। कहा जाता है कि कैपेसिटर शुरू में इसके अक्रॉस जो थी वो 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस थी, और ये फुली चार्ज था, तो आर की वैल्यू फॉर एग्जांपल आपको गिवन है, डेट्स 20 ओम, और सी जो है आपके पास लेट्स से 50 माइक्रोफेरेड है। तो आपके पास वो कहता है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर एट 2 सेकेंड। फाइंड at 2 second we have to find the potential difference across the capacitor, so we will use this formula, v naught e power minus t divided by rc। we have to find v naught is 10 volt, e power uh, minus t डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू बेटा आपके पास है 20 ओम में, और सी आपके पास फेरेड में होना चाहिए, 50 टाइम 10 पावर माइनस 6, दैट इज इन फेरेड। और ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट एनी टाइम। अब उसने कहा था कि इसको 2 सेकंड में निकालना है, तो आपके पास टी की जगह बेटा आप 2 सेकंड डाल देंगे ओवर 20 टाइम 50 टाइम 10 पावर माइनस 6, कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपके पास वी की वैल्यू आ जाएगी। और दूसरा, अगर आपके पास वी की वैल्यू गिवन और वो आपसे कहे कि टाइम बताएं, फॉर एग्जांपल वो टाइम बताएं जब इस कैपेसिटर के पास वोल्टेज 10 से लेट्स से 6 हो जाती है, वोल्टेज इज 6, यू हैव टू फाइंड टाइम। तो फिर वही फार्मूला v इक्वल टू वी नॉट ई पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। तो वोल्टेज की जगह बेटा आप 6 वोल्ट डाल दोगे, इनिशियल वोल्टेज जो मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है दैट इज 10 वोल्ट, ई पावर टी इज अननोन डिवाइडेड बाई आर इज 20, और सी इज 50 टाइम 10 पावर माइनस 6। तो यू विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड, पहले इस 10 को उठा के दे लें, 6 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 0.6, सो ई पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई, इसको आप करें 2 5 ज़ा 10, और ये आपके पास 1000 बनता है, तो नीचे 10 पावर -6 -3 हो जाएगा। सो ये ऊपर ले जाएंगे, टी आपने फाइंड करना है, 0.6 इक्वल टू ई पावर -1000 टी। तो आप दोनों साइड पे बेटा लॉग लेंगे, ln 0.6 ln e पावर -1000 टी। सो ln 0.6 कैलकुलेटर से आप ले लेना, और यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए ये पावर नीचे आ जाएगी, -1000 टी ln e दिस इज 1, सो ln 0.6 डिवाइडेड बाई -1000, सो कैलकुलेटर विल गिव यू द आंसर कि कितना है इसका आंसर। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको किसी भी टाइम पे वोल्टेज फाइंड करने के लिए कह सकता है, या किसी वोल्टेज पे टाइम फाइंड करने के लिए कह सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर और सी को इंक्रीज करने से क्या क्या इम्पेक्ट पड़ता है, वो मैंने आपको बता दिया कि चाहे आप आर को इंक्रीज करें या सी को इंक्रीज करें, कैपेसिटर आपका स्लोली डिस्चार्ज होगा। फिर अगली बात बेटा आपके पास आती है कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। आपको पता है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, अगर एक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होती है V इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू सी वी। सो हम ये कहें कि Q और V का ग्राफ बनाएं, तो ये आपके पास है स्ट्रेट लाइन। अब देखें कैपेसिटर का क्रॉस वोल्टेज भी चेंज हो रही है, उसके क्रॉस चार्ज भी चेंज हो रहा है। तो एनर्जी स्टोर्ड आपको पता है, एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट चार्ज। सो एनर्जी इज वी क्यू। अगर आपके पास वी और क्यू कांस्टेंट है तो एनर्जी आपके पास वी और क्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वी और क्यू दोनों बेटा चेंज हो रहे हैं तो आपके पास इस सूरत में क्या होगा कि एनर्जी एरिया अंडर द ग्राफ की इक्वल होगी, और एरिया अंडर द ग्राफ विल बी E इज इक्वल टू 1/2 क्यू इंटू वी। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, सो दिस बेस इज वी और यहाँ पे क्यू है। सो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ये पहले हम कन्वेंस हो चुके थे कि कैपेसिटर माइनस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट किया हुआ है, और जब भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट करते हैं तो आपको वर्क डन करना पड़ता है, क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको इधर दूर लाने के लिए वर्क डन करना पड़ता है।
और वो जो वर्क डन है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर इज E is the energy, that is half Q into V, and you know that Q is equal to CV. So energy stored by the capacitor will be Q की जगह CV डाल देंगे into V. So the formula is CV square. तो बेटा अगर आपके पास दो कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं और पैरेलल में आपको पता है कि वोल्टेज सेम होती है, और आपसे कहता है कि किस कैपेसिटर के अक्रॉस एनर्जी ज़्यादा होगी. अगर आपके पास ये 20 माइक्रोफेरेड है और ये 60 माइक्रोफेरेड है, तो आपको पता है कि इन दोनों के पास पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के अक्रॉस सेम है, लेकिन कैपेसिटेंस का फ़र्क है. सो वी सेम है. फिर आप ये फार्मूला नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि वी तो सेम है लेकिन चार्ज का फ़र्क है. तो आपको कैपेसिटेंस गिवन है, तो डायरेक्टली बाकी इन्फॉर्मेशन आपको कोई गिवन नहीं है ना इस वी की कि कितना है. तो रेशियो अगर आपको फाइंड करनी है कि रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर C1 एंड द कैपेसिटर C2 इज, सो इस कैपेसिटर की एनर्जी हम कहें E1 है ओवर E2. देयर वोल्टेज इज सेम, ये कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा. सो C1 दैट इज 20 डिवाइडेड बाई 60, that is 1/3. So energy stored by this capacitor is 3 times more than the energy stored by this capacitor. पैरेलल में जो बड़ी वैल्यू का कैपेसिटर होगा वो ज़्यादा एनर्जी स्टोर करेगा. एक फार्मूला बेटा आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट पेरेंट फार्मूला आपके पास एनर्जी का ये आ गया. फिर इसको आप दूसरी फॉर्म में लिखें तो ये आ गया. और तीसरा इसी फार्मूले में बेटा V इज इक्वल टू Q/C, ये पुट कर दें तो आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा. एनर्जी इज 1/2 Q, और that is Q/C. This is 1/2 Q square divided by C. ठीक हो गया. अब आप देखें कि अगर आपके पास कैपेसिटर सीरीज में लगाए हुए हैं और वो आपसे पूछता है कि किस कैपेसिटर के पास कौन सा कैपेसिटर ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर रहा है, जिनकी वैल्यूज़ का फ़र्क है, तो आप देखें कि इनमें चार्ज सेम होता है, सेम इन सीरीज, और जो कैपेसिटर बड़ी वैल्यू का है एनर्जी उसके क्रॉस कम होगी. फिर आपके पास बेटा बात आती है कि अगर आपके पास एक मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस R है, तो और इसके ऊपर चार्ज है Q. दिस इज मेटल स्फीयर, और मेटल स्फीयर पे चार्ज इसकी सरफेस पे लाई करता है. लेट्स से ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, कोई भी है, लेट्स से ये पॉजिटिवली चार्ज है. और अगर हम इस ये भी एज अ कैपेसिटर के तौर पे काम करें, और उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी आपको पता है कि जी पोटेंशियल डिफरेंस, इफ़ यू अज्यूम के चार्ज आपके पास सेंटर में है, तो पोटेंशियल डिफरेंस एट द सेंटर विल बी एट द सरफेस इज 1/4 pi epsilon naught Q divided by R. This is the formula of potential difference at any point due to this charge Q. So we assume कि चार्ज आपके पास सेंटर पे लाई कर रहा है. ये फीड लाइंस को देखें आप, तो उस हिसाब से आपके पास V इज 1/4 pi epsilon Q by R. So Q is equal to CV. So V by Q by V is कैपेसिटेंस. इस फार्मूले में बेटा 4 pi epsilon naught R को इधर ले आए, और Q डिवाइडेड बाई V, दैट इज कैपेसिटेंस. सो कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर विल बी, ये C है, सो कैपेसिटेंस का फार्मूला आ गया 4 pi epsilon naught R. सो कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर इज डिपेंडेंट ऑन R, और R आपके पास ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, और कम होगा तो कैपेसिटेंस कम होगी. तो ये आपके पास एक रिव्यू सेशन था, हमने कैपेसिटर्स की सारी बातों को रिवाइज कर दिया. आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी.